हाँ ब्रो, मेरा नाम है हर्षम, आ चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज जीवन लेक्चर नंबर 8 की सुबह आयोनिक की लूंगा, जिसको बेसिक्स लेके एडवांस तक पढ़े थे, हर चीज डिटेल में पढ़े थे, सारा जीएमएस का सिलेबस, सारा जी एडवांस का सिलेबस, सारा जीएमएस के क्वेश्चन, सारा जी एडवांस के क्वेश्चन, सारा जीएमएस के पीवाईक्यू, सारा जी एडवांस के पीवाईक्यू, सब कुछ डिटेल में कवर करते हैं अच्छे से, एकदम बेसिक्स लेके एडवांस तक। क्या आता है क्या नहीं आता वो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल बेसिक से चल रहे थे। और बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री की, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर चल रहा है हमारा। और भैया बात करें कि इसमें क्या क्या हमें कवर करना पड़ता है हमें एडवांस लेवल तक, मीन एडवांस के परस्पेक्टिव तक अगर हम देखें तो हमें क्या क्या देखना पड़ता है, क्या क्या हमें पढ़ना पड़ता है। मैंने कहा इनकी थ्योरी, इनके न्यूमेरिकल्स, बेसिकली इनके जो न्यूमेरिकल्स है ना वो थ्योरीज बन के आते हैं। अगर आपको एडवांस क्वेश्चन बनाने हैं, एडवांस क्या आपको अगर जे मेंस के टफ लेवल के क्वेश्चन बनाने हैं, उनमें भी आपको अगर थ्योरी आपको आती रही ना भाई साहब, गजब। फॉर्मूले तो मतलब कि एक सेकेंडरी केस हो गया, मतलब सेकेंडरी केस मतलब जे मेंस लेवल पे। पर अगर जे एडवांस लेवल तक बात करनी है ना आपको, क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में सॉल्व करना है। मींस जो टफ से टफ क्वेश्चन होता है, जो कि बच्चे छोड़ के आना, जो टीचर्स कहते हैं इन क्वेश्चन को छोड़ के आना होता है, अब वो जो टॉपर जो होते हैं वो छोड़ के नहीं आते, क्योंकि उन्हें पढ़ाया जाता है थ्योरी। हाँ, तो भैया ये टफ है तो क्या हम लोग छोड़ सकते हैं क्या? मैंने कहा बाबू, अगर हर चीजें हमें इजी तरीके से, मीन्स एक टफ से टफ टॉपिक अगर हमें इजी करके पढ़ाया जा रहा है और हमें अच्छे से समझ में आ जा रहा है, तो हम उस क्वेश्चन को क्यों छोड़ के आएंगे? बेसिकली अगर हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और हमें टाइम बचा तो हम वो भी करेंगे, अगर हमें आता हुआ। और आता हुआ तो वो अलग ही फीलिंग आती है कि भाई साहब मुझे ही सिर्फ आ रहा है। वो जो टॉपिक चल रहा है भैया, जो कि हाइड्रोलिसिस ऑफ द हाइड्रोलिसिस चल रहा है सॉल्ट्स का, हाँ वो मैंने कवर कर दिया पिछले लेक्चर में। पिछला लेक्चर डिटेल था, एकदम एडवांस लेक्चर था। उससे मीन्स एडवांस लेक्चर में मतलब कि बहुत ही कट्टर एडवांस लेवल तक बोल सकते हैं, मैंने उसमें डिटेल में डिस्कस किया। उसका पहला भी, उससे पहले जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 6 शायद था, हाँ लेक्चर नंबर 7 और 6 दोनों एकदम मस्त लेवल थे। इवन लेक्चर नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स है, सब चल रहे हैं भाई, सब गजब लेवल चल रहे हैं। आप लेक्चर देखोगे ना समझ में आएगा भैया हाँ, कि जो ये फिजिकल केमिस्ट्री है या फिजिकल केमिस्ट्री का जो टफेस्ट चैप्टर है, इसको अलग तरीके से समझा जा सकता है, एक अलग ही स्टोरी फॉर्म में समझा जा सकता है, एक एक ऐसा समझा जा सकता है जैसे लगता है कोई रियल स्टोरी चल रही हो, ऐसा लगता ही नहीं है केमिस्ट्री हो। और बात करें ये जो ऐसे चैप्टर्स चल रहे हैं, आयोनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, बात करें थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, ये सारे चैप्टर्स अगर बात करें तो फिजिक्स के एक नॉर्मली फिजिक्स के टफेस्ट चैप्टर से भी ज्यादा मुश्किल पड़ जाते हैं ये फिजिकल केमिस्ट्री। हाँ, ऐसे चैप्टर्स हैं इसमें, इसमें ऐसे ऐसे डाटा है, ऐसी ऐसी थिंकिंग हमें लगानी पड़ती है, वो फिजिक्स में तो लग जाती है, पर यहाँ पे मुश्किल है अगर हमने थ्योरी ना पढ़ रखी हो। इवन दोनों के केस में ये थ्योरी तो जरूरी होता है एडवांस के क्वेश्चन में बात करें। पर अगर हम चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, मैंने कहा इससे पहले तक हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट को कंप्लीट कर लिया है। हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट होता क्या है, मैंने कहा बेसिकली क्वेश्चन बनते कैसे हैं, सॉल्ट दिया जाएगा, तुम्हें सॉल्ट सोल्यूशन दिया जाएगा, बोलेंगे इस पानी में डाल गया ये सॉल्ट सोल्यूशन। अब बात ये रहती है कि जो सॉल्ट होता है वो बना किससे रहता है भैया, एसिड या बेस से, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है। तो बात ये रहती है जो एसिड और बेस होता है ना वो कई कैटेगरी के होते हैं, तो जो उसी वजह से हमारे सॉल्ट कई कैटेगरी बन जाते हैं। जैसे कि अगर एसिड बेस हमारा स्ट्रॉन्ग हुआ, स्ट्रॉन्ग टाइप का हुआ तो उसका अलग सॉल्ट बनता है, स्ट्रॉन्ग वीक और स्ट्रॉन्ग हुआ तो उसका अलग बनता है, स्ट्रॉन्ग वीक हुआ उसका अलग बनता है, दोनों वीक हुए उसका अलग बनता है, दोनों स्ट्रॉन्ग हुए उसका अलग सॉल्ट बनता है। बात रही इन सब के पीएच निकालने की, वो जितने सॉल्ट बने ना ये सारी कैटेगरी में पढ़ने पड़ते हैं। और ये सारी कैटेगरी, इस सारी कैटेगरी को हम पानी में डालते हैं सॉल्ट को, और उनका सॉल्यूशन बनाते हैं, और उस सॉल्यूशन बनने के बाद हम उसका पीएच निकालते हैं, यही होता है हमारा क्या, सॉल्ट सॉल्यूशन। इसको डिस्कस किया था बेसिक्स लेके एडवांस तक। बेसिकली 4 केस बनते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, बेसिकली जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का, हाँ और वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का, 3 कैटेगरी हो गए। और वीक एसिड और वीक बेस का 4 कैटेगरी हो गए। पर 2 कैटेगरी ऐसे बनते हैं जिनमें क्वेश्चन बनते हैं, हाँ मतलब कि वो, हालांकि वो जो कि लास्ट के 4 कैटेगरी थे उन लेवल के जैसे नहीं थे टफ, ये आसान हो जाएगा। पर हाँ, इनकी जो थ्योरी है वो थोड़ा सा समझना मुश्किल है, क्योंकि ये सारे रिलेट करते हैं वो 4 जो किसी से हमने पढ़ी थे, डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर में, वो सारी इस चीज पे डिपेंड करते हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन को बेसिक से पढ़ाऊंगा, एडवांस तक पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा, और ऐसा पढ़ाऊंगा कि लगेगा ही नहीं भैया कि कुछ टफ चल रहा है, सब कुछ इजी हो रहा है। ये क्वेश्चन छोड़ने लायक होते हैं क्या भैया, ऐसा कहोगे आप क्या भैया ये क्वेश्चन छोड़ने लायक होते हैं? तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी तक हमने 3 4 कैटेगरी पढ़ डाली, लिखो हमारा 5वां कैटेगरी जो कि टॉपिक डालो, जिसमें अच्छा हम थोड़ा सा रिवाइज करा देना आपको। एक एक कैटेगरी थी जो कि चौथी कैटेगरी थी, जिसमें हमने लिया था क्या, बीक एसिड प्लस बीक बेस लिया था ना, हमने ये लिया था। इस केस में मैंने कहा था कि अगर दोनों बीक रहेंगे तो क्या होगा भैया, दोनों बीक रहेंगे तो दोनों हाइड्रोलाइसिस करेंगे ना। अगर मान लो कोई हम जैसे कि बीक एसिड का कुछ ले ले, बीक एसिड का कोई बीक एसिड ले लो, जैसे कि बीक एसिड क्या ले लें, अमोनिया बीक एसिड, साइनाइड सी एन एच सी एन ले लो, एच सी एन ले लो। बिग बेस, बिग बेस कौन सा ले लें, एन एच 4 OH ले लो, ये ले लो। अब इसका दोनों को सॉल्ट बनेगा तो सॉल्ट क्या बनेगा, NH4CN।
हाँ ये सॉल्ट बनेगा, हाँ भैया ये सॉल्ट बनेगा। मैंने कहा NH4CN बनेगा, अगर ये NH4 CN को अगर हम डालते हैं, ये सब रिवीजन है, अगर हम पानी में डालेंगे, हाँ एक इसे पानी में डालेंगे इसके एक्वस फॉर्म में, अभी तो सॉलिड है, पानी में डालने के बाद किस में टूट जाएगा भैया, NH4CN उसमें टूट जाएगा सॉल्यूशन में, एक्वस फॉर्म में। हाँ फिर वो जो NH4CN जो एक्वस होगा वो फिर फर्दर टूटेगा किसमें, NH4 प्लस में, हाँ प्लस CN माइनस में, इसमें टूटेगा। अब ये बात याद है, ये जो दो कटायन है और ये जो एनायन है भैया, अब इनमें ये कहाँ के हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड के हैं या वीक एसिड के हैं या स्ट्रॉन्ग बेस के हैं, वीक बेस के किसके, मैंने कहा वो ये NH4 प्लस जो कटायन है कहाँ से आया भैया, ये आया है वीक बेस से। ये क्या कहाँ से आया भैया, ये आया है वीक एसिड से। अब बात आई दोनों वीक है, अब आप दोनों वीक है, आप दोनों पानी में फिर से फर्दर रिएक्ट करेंगे, बनाएंगे क्या, पानी से हाइड्रोलिसिस करेंगे। जैसे कि पानी से हाइड्रोलिसिस करेंगे, NH4 प्लस हो गया, वो पानी से रिएक्ट करने के बाद बनाएगा क्या, वो पानी के साथ रिएक्ट करने के बाद पानी से क्या OH ले लेगा, फिर से बना लेगा क्या NH4 OH माइनस बना लेगा, प्लस पानी में छोड़ देगा क्या H प्लस। यहाँ से हमारा ये सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है। पर उसी जगह से फिर से जो हमारा जो CN माइनस होता है, वहां से वो फिर से पानी में से क्या लेगा, CN माइनस से पानी में से क्या ले लेगा, पानी में से ले लेगा क्या, वो H प्लस ले लेगा, फिर से वो क्या बना देगा, HCN बना देगा, अपना B एसिड बना देगा, फिर उससे पानी में OH छोड़ देगा। अब फिर से क्या होता है, ये दोनों मिलके जो OH और H मिलके ये फिर से क्या फर्दर बना लेते हैं, पानी बना लेते हैं। इनका अगर मैं रिएक्शन लिख दूं H प्लस OH माइनस, तो ये फिर से फर्दर एक इक्विलिब्रियम क्रिएट करके पानी बना लेते हैं। ठीक है ना, बात ये बहुत इजी मींस अभी तक मैंने क्या पढ़ा है, इजी होता है। अब अगर मैं थ्योरी को थोड़ा सा घुमा फिरा के थोड़ा सा आपको बताऊं, डिटेल में बताऊं, तो देखो जो इनका जो NH4 प्लस है, ये अगर पानी में जाता है तो ये हाइड्रोलिसिस करता है, हाँ भैया। पर पता है जब अगर ये स्ट्रॉन्ग, इसे मान लो स्ट्रॉन्ग बेस के अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस का होता, ये जो कटायन है कहां से आया, बिग बेस से आया। पर अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस से आया होता तो भैया ये फिर से स्ट्रॉन्ग बेस बना लेता, जिससे कि मान लो यहाँ पे Na प्लस होता तो वो फिर से क्या बना लेता भैया, वो NaOH बना लेता, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि भैया स्ट्रॉन्ग एसिड है। वो फिर से पानी में भैया स्ट्रॉन्ग एसिड 100% डिसोसिएट हो जाता है, वो फिर से पानी में टूट के फिर से भैया Na प्लस प्लस OH प्लस पानी बना लेता भैया, Na प्लस फिर से बना लेता भैया, वो फिर से कटायन बना लेता भैया। पर अगर बात करिए भैया, ये बीक कटायन है भैया, बीक कटायन, बीक बेस से आया है भैया, बिग बेस से आया भैया, तो ये पानी में जाने के बाद 100% फिर से डिसोसिएट नहीं कर पाता है भैया, फर्दर ये फिर से पूरा डिसोसिएट नहीं कर पाता, कुछ ना कुछ NH4OH बनेगा ही। अगर ये कुछ ना कुछ NH4OH बनेगा ही, तो कुछ ना कुछ OH माइनस लेगा ही। अगर कुछ ना कुछ OH माइनस यूज करेगा भैया, तो पानी में कुछ ना कुछ H प्लस छोड़ेगा भैया, और वही जो H प्लस है वो थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर जनरेट कर देता है। पर उसी जगह पे साइमल्टेनियसली उसी पानी में CN माइनस भी रहता है, ये भी एक बीक एसिड से आया होता है। ये बीक एसिड से आया तो बनता क्या है अपना भैया, फिर से बनाता है बीक एसिड। पर फिर से अगर मान लो बीक एसिड ये 100% डिसोसिएट नहीं होगा, तो थोड़ा थोड़ा बनेगा ही बीक एसिड, तो थोड़ा थोड़ा OH माइनस भी बनेगा, हाँ तो थोड़ा थोड़ा OH माइनस बनेगा, थोड़ा थोड़ा पानी बेसिक होगा। तो देखो, तो OH और H प्लस दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं, मिलकर क्या बना लेते हैं, फिर से पानी बना लेते हैं। और इनका सोल्यूशन, बात रहती है कि ये जब पानी बना लेते हैं, फिर से इनका सोल्यूशन एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, या न्यूट्रल हो सकता है। मैंने कहा ये तीनों केस मैंने अच्छे से बताए थे। मैंने कहा ये डिपेंड करता है इनके के और केबी और केबी की वैल्यू पे, के और केबी की वैल्यू पे। अब के क्या है, केबी क्या है, मैंने कहा के आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, केबी आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। पर मेनली हमें क्या बताना है, मीन्स क्या क्या बताना चाहता हूँ वो थोड़ा सुन लो। मीन्स ये सब चीजें मैंने बता रखी है, पर फिर से थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूँ। मैंने कहा कि देखो, इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट जो H होगा, हाँ H क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, हाँ डिसोसिएशन कांस्टेंट जो कि क्या होगा, KH होगा। पर इसका जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है, जो कि H से डिनोट करते हैं कि ये कितना पानी से रिएक्ट करेगा, कितना ही H प्लस छोड़ेगा। हाँ यही तो होता है ना कि पानी से कितना रिएक्ट करेगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। जिस तरीके से हम पढ़ते थे डिग्री ऑफ वो कहते हैं डिसोसिएशन, उस तरीके से डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जिसे हम H से डिनोट करते हैं। भैया यहाँ का जो डिग्री ऑफ वो है हाइड्रोलिसिस है, हाँ भैया मैंने कहा कि यहाँ का कुछ हाइड्रोलिसिस होगा, हाँ ये कुछ ना कुछ पानी के रिएक्ट करेगा, इसकी कैपेसिटी कुछ, इसकी जो कैपेबिलिटी होगी वो कुछ अलग होगी। पर बात करें CN माइनस, इसकी भी तो कुछ होगी भैया। हाँ, अगर इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है वो H1 है, तो इसकी मान लो कुछ H2 होगी भैया, हाँ बात तो सही है, ये H1 होगी, H2 होगी भैया, इसका कुछ अलग कैपेबिलिटी, इसका कुछ अलग इसकी ताकत होगी, इसकी कुछ अलग एनर्जी होगी हाइड्रोलिसिस करने का, हाँ भाई इसका कुछ अलग होगा। हाँ पर फिर भी जब हम सॉल्व करते थे, हम वहां पे इक्वेशन की जगह H1 और H2 नहीं लिखते थे, वहां पे सिर्फ हम दोनों के लिए सिर्फ H लिखते थे। आई थिंक रिलेट कर पा रहे हो, पिछला लेक्चर देखोगे वही रिलेट कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा प्लीज। नहीं तो आप कहोगे भैया, ब्लेम कर दो कि भैया आप पढ़ा रहे हो समझ नहीं आ रहा है। मैंने कहा पिछला लेक्चर देखो जाके, ठीक है। मैंने क्या कहा, तो हम दोनों यहाँ पे H1 और H2 होता था। आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए भैया कि इसका H1 है इसका H2 है, पर हम दोनों की सिर्फ सिंपल दोनों का एक सिर्फ H क्यों लेते थे भैया, क्या सॉल्व करने के लिए। मैंने कहा नहीं,
सॉल्व करने के लिए नहीं लेते थे इनका जो, अगर हम ये देखो ये पानी में कंटेनर में एक साथ साइमल्टेनियस रिएक्शन चल रही, हाँ भाई साइमल्टेनियस चले, तो इनका पानी में हम सिर्फ सिंगल एच लेते हैं, ये दोनों दोनों डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस दोनों का एक एच के बराबर हो जाता है। भैया अगर बात करें वो क्यों हो जाता है, अगर उसका रीजन में देना चाहूँ वो रीजन में एक्सप्लेन किया था, पर अगर मैं फिर से अच्छे से डिटेल में बताना चाहूँ आपको तो उसका रीजन ये है बाबू, ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि देखो इसका भी कुछ होगा, हाँ भैया देखो इसका भी कुछ कांस्टेंट होगा, हाँ भैया इसका भी कुछ कांस्टेंट जरूर होगा, H प्लस होगा OH माइनस, भैया पानी बन रहा है भैया, इसका जो होता है भैया वो होता है KW1/KW होता है, KW ना, इसका क्या होता है 1/KW होता है, 1/KW, 1/KW क्यों, मैंने कहा पानी अगर टूटेगा इसमें तो KW हो जाता है, पर अगर ये पानी अगर बन रहा है तो उसका जो कांस्टेंट होता है भैया वो KW 1/KW हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अगर बात करें H1 और H2। नहीं समझ में आया, मैंने कहा कि बाबू मान लो तुम जस्ट ज्यूम मान लो कि H1 और H2 दो अलग अलग चीज है, ठीक है भैया, इनका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अलग है, इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अलग है, पर चलो ठीक है एक जगह मान लो कि किसी का बड़ा है या किसी का छोटा है, चलो लिस्ट ज्यूम कर लेते हैं कि इसका बड़ा है भैया, इसका छोटा है, H1 छोटा है भैया H2 के कंपेयर में, ठीक है। मैंने कहा H2 क्या है, H2 भैया वो है क्या कहते हैं छोट बड़ा है और H1 के कंपेयर, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा जो इसका क्या है, इसका भी जो कांस्टेंट है भैया वो है 1/KW है भैया, 1/KW, क्योंकि अगर इसका उल्टा, अगर ये उल्टा लिखा होता KW होता था, KW 10⁻14 होता था एट 25 डिग्री सेल्सियस, पर अगर इसका उल्टा है 1/KW 1/10⁻14, क्योंकि ऊपर जाएगा 10⁻14 हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा है इसका कांस्टेंट, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो इसका क्या मतलब है, मैंने कहा देखो इसका अगर कांस्टेंट बहुत ज्यादा है मतलब कि पानी बनने का रेट बहुत ज्यादा है, हाँ ये बात तो सही, अगर इसका कांस्टेंट ज्यादा है पानी बनने का रेट ज्यादा है, मेरी बात सुनो बाबू, अगर यहाँ से मान लो जब जैसे कि ये बनता है, जैसे ये बनेगा, हाँ जैसे H प्लस बनेगा, हाँ और जैसे यहाँ से OH माइनस बनेगा, वो तुरंत H प्लस तुरंत OH माइनस, इतना इसका KW 1/KW, इसका जो कांस्टेंट है इतना ज्यादा है, इसका रेट इतना ज्यादा है, तुरंत ये मिलकर तुरंत पानी बना देगा, तुरंत मिलकर तुरंत पानी बना देगा, जितना जो H प्लस बनेगा वो OH माइनस बनेगा, तुरंत यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा। और हम जैसे जानते हैं, जैसे मैंने ले चैटरल प्रिंसिपल हमने पढ़ा रखा है अच्छे से डिटेल में, उसमें क्या कहते हैं अगर मैं इसका H प्लस हटा दूं, इसका H प्लस का वैल्यू कम कर दूं, इसका कंसंट्रेशन कम कर दूं, तुरंत ये जो इक्विलिब्रियम है ये आगे फॉरवर्ड मूव करने लगेगा, ये फिर से NH OH बना लेगा, फिर से ये इसका जो H1 होगा और बढ़ने लगेगा, इसका H1 क्योंकि इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बढ़ने लगेगा, क्योंकि ये H प्लस खिंचाएगा इसमें, ये OH माइनस इसका खिंचाएगा इसमें। पर अगर मैंने कहा था जो H1 है और जो H2 है, H2 क्या है बहुत बड़ा है और H1 अभी बहुत छोटा है, तो भैया किसका जल्दी H प्लस खींचेगा, किसका इसका जल्दी H प्लस खींचेगा या इसका OH माइनस जल्दी खींचेगा, मैंने कहा जिसका छोटा है उसका बहुत तेजी से बढ़ाने लगेगा, H प्लस बहुत जल्दी ये खींचने लगेगा, हाँ भैया, तो जो H1 का रेट है, जो इसका रेट है H1 का रेट बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा एज कम्पेयर टू H2, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे दोनों का रेट बराबर हो जाएगा, और दोनों का रेट बराबर हो जाएगा उस वहां पे, जब उस रेट पे उस जगह पे उस टाइम पे हमारा साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर लेगा, और उस टाइम पे हम H एक सिंपल H के बराबर दोनों का डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आ जाता है, तो हम वही H ले लेते हैं, तो इस H को कैलकुलेट करना हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, डिटेल में बता चुके हैं, बस मेरा बस बताना ये था कि मैंने क्यों किए H1 और H2 को मैंने H लिया, ये मैंने रीजन बताना चाहता था, आई थिंक क्लियर हो गया, ठीक है भैया। चलो फिर मैंने कहा कि ये बस वही रिकैप था, मैंने कहा उसका जो रीजन था मैं यही बताया था। अब चलो स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा पांचवा केस और छठवां केस, दो केस हमारे बन जाते हैं इसके हाइड्रोलिसिस के, इसके बाद हमारा जो डिग्री ये हमारा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है ये खत्म हो जाएगा एकदम अच्छे से। थोड़ा सा फास्ट कराया ना, मैंने कहा रिवीजन कराया था, मैंने कहा रिवीजन कराया था, ठीक है मैंने कहा रिवीजन कराया था, यार गर्मी बहुत तेज हो रही है। ये दो कॉन्सेप्ट बचते हैं, जैसे केस नंबर ये 5 हो गया, एक केस नंबर 6 बचेगा, 5 मिनट का ये चलेगा, 5 मिनट को चलेगा, 10 मिनट में 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, बेसिक से पढ़ाऊंगा अच्छे से, ठीक है, मैंने कहा बेसिक से एकदम से पढ़ाऊंगा। मैंने कहा ये क्या है डिग्री, ये हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीएनर्स, मैंने कहा अभी तक हमने एनायनिक हाइड्रोलिसिस पढ़ा है, हाँ भी हमने एनायनिक हाइड्रोलिसिस पढ़ा है, जिस केस में जो सॉल्ट हुआ करता था भैया, वो जो सॉल्ट हुआ करता था भैया जैसे कि Cn- हुआ करता था, जो कि एनायन हुआ करता था, हाँ भाई ये जो आता था ये आता था किससे भैया, ये आता था वीक एसिड से, हाँ
तो जितने भी बी के एसिड थे वो जो जो बनाते थे, जो एनायन बनाते थे, वो CN माइनस बनाते थे। तो वो भी करके अब CN माइनस यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिंगल एनायन था, यहाँ पे सिंगल चार्ज था। पर अगर यहाँ पे कभी-कभी क्या होता है, यहाँ पे डबल हो जाता है, -2 चार्ज आ जाते थे, -3 चार्ज आ जाते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है, हम जिन्हें केस में कहते हैं पॉली एनायन केस। ठीक है, जिन्हें हम कैसे, जैसे कार्बोनेट का ले ले Na2CO3 का, Na2CO3, हाँ, अगर मैंने लिया क्या, Na2CO3, एक टाइप का ये सॉल्ट लिया। अब ये पानी में, अगर ये सॉल्ट ये पानी में जाने के बाद क्या क्या करेगा, पानी में जाने के बाद Na2CO3 एक्वस टू का वो फर्दर डिसोसिएट करेगा किसमें भैया, Na प्लस में, प्लस CO3 2 माइनस में डिप करेगा। अब बात ये आती है यहाँ पे 2 माइनस आ जाए, हाँ भैया। अब ये बात आ रही है जो इस एनायन पे 2 माइनस का चार्ज हो गया भैया, हाँ ये बात तो सही। लेकिन थोड़ा सा आपको थोड़ा सा इसकी पिछले की कहानी बताऊं अगर आपको, कि ये जो Na2CO3 जो आता है, ये जो सोडियम आता है, हाँ, ये मान लो NaOH से आता है, हाँ, स्ट्रॉन्ग बेस से आता है। पर ये जो एसिड आता है, जो कार्बोनेट आयन जो कार्बोनेट आता है, कार्बोनेट एनायन आता है, ये किससे आता है भैया, ये वीक एसिड से आता है। जैसे कि हमारा हो गया H2CO3, ये हमारा वीक एसिड है। ये जो कार्बोनिक एसिड है, ये H2CO3, ये हमारा, अगर इसको पानी में डाल दें, ये पानी में डालने के बाद क्या टूटेगा, ये पानी में डालने के बाद HCO3 माइनस प्लस H प्लस टूटेगा। फिर से ये जो HCO3 माइनस है, ये फिर भी पानी में जाने के बाद किस में टूट जाएगा भैया, ये पानी में जाने के बाद टूट जाएगा किसमें, CO3 2 माइनस प्लस H प्लस में। हाँ, तो देख रहे हो इनका रिएक्शन 2 बार इक्विलिब्रियम बनाते हैं, हम ये अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं कि इनका क्यों 2 बार लिखा जाता है। हाँ भैया, तो मैंने कहा ये जो पहली बार जब टूटता है, हाँ, जब पहली बार टूटता है, जब एक H प्लस निकलता है पानी में, जब एक H प्लस जाता है, तो उसका कुछ अलग कांस्टेंट होता था। हाँ भैया, उसका कुछ अलग कांस्टेंट होता है, उसका जो कांस्टेंट होता था Ka1 मान ली, हाँ ठीक है। जो इसका, लेकिन फिर से जो ये HCO3 माइनस है, अब इसके अंदर माइनस चार्ज आ जाता था, फिर से इसके अंदर से H प्लस निकलता था और CO3 2 माइनस बनाता था। इसका कुछ मान लेते Ka2 है इसका कांस्टेंट, हाँ भैया। पर बात आती है भैया कि K1 K2 में बड़ा कौन सा है, मैंने कहा ये सब चीजें अच्छे से पढ़ चुके थे। अब आप कहोगे भैया K1 और K2 में K1 बड़ा होगा, मैंने कहा क्यों बड़ा होगा भैया, इसलिए बड़ा होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज है भैया, माइनस चार्ज H प्लस चार्ज को निकालने में थोड़ा सा दिक्कत करता है एज कम्पेयर टू यहाँ पे कोई माइनस चार्ज नहीं था, इसलिए यहाँ पे H प्लस बहुत आसानी से निकल जाएगा और यहाँ पे H प्लस आसानी से नहीं निकल पाएगा, आप ये कहोगे। तो मैंने कहा इसका K1 है, इसका K2 है भैया, आप यहाँ पे कहोगे भैया जो K1 है वो बहुत बड़ा है K2 की, ये बात सच भी होती है, हाँ भी बात सच भी होती है। और ऊपर से ये K2 माइनस चार्ज की वजह से छोटा हो ही जाता है, और ऊपर से छोटा किसी वजह से हो जाता है क्योंकि ये वीक एसिड है, और छोटा इसी वजह से हो जाता है। चलो ठीक है भैया, इतना हम तो जानते भी, इतना आपने पढ़ा देखा। मैंने कहा ये जो H2CO3 है, ये जो वीक एसिड है, और इसके साथ अगर जोड़ दिया जाए एक स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि NaOH, उन दोनों को मिला दिया जाए, बनते हैं क्या, Na2CO3 बनेगा। और ये Na2CO3 Na प्लस CO3 2 माइनस में टूट जाएगा, और ये जो CO, अब ये जो होगा, ये भैया हमारा, ये हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा, ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। और जो बचेगा CO3 2 माइनस, वो हाइड्रोलिसिस करेगा भी, वो पानी में जाने के बाद वो बनाएगा फर्दर क्या, पानी में जाने के बाद बनाएगा भैया HCO3 2 की जगह 1 माइनस रहेगा प्लस H2O बनाएगा भैया। फिर से भैया ये फर्दर, अगर ये देखो अभी एक और है भैया, ये पानी से और रिएक्ट कर सकता है, HCO3 माइनस भैया फिर से पानी में जाने के बाद रिएक्ट करेगा और बनाएगा क्या, H2CO3 भैया प्लस पानी बना देगा भैया। आई थिंक क्लियर है वो, हाँ। तो ये हम सिंगल केस पढ़ चुके थे एनायनिक हाइड्रोलिसिस का, सिंगल केस पढ़ चुके थे। अब यहाँ पे 2 केस बन जाएंगे, 2 इक्विलिब्रियम बन जाएंगे, तो यहाँ पे अब बताओ कैसे होगा। मैंने कहा जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH हुआ करता था, इसका भी कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH होगा, हाँ, वो किसके बराबर होगा, वो क्या होगा भैया, अगर हम सिंगल आयनिक जो केस पढ़ते थे भैया, वहां पे जो बराबर होता था भैया, वो होता था KW बाई KA के बराबर होता था। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता था भैया, KW बाई KA के बराबर होता था, वो भी KW बाई KA के बराबर होगा। ये सब पढ़े हो, पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया है, हाँ भैया। तो आप कहोगे भी हाँ, वो KW बाई KA के बराबर होता है, KW बाई KA के बराबर, पर एक मिनट, यहाँ पे तो Ka1 और Ka2 है, तो अब बात आती है Ka1 बड़ा है, कौन सा Ka1 होगा या Ka2 होगा, यहाँ पे Ka1 होगा या Ka2 होगा। हाँ, मेरी बात सुनना बाबू, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि HCO3 और ये देखो ये कार्बोनेट 2 माइनस का, इनमें जो रिलेशन है वो क्या है, Ka2 का रिलेशन है। हाँ भैया, देखोगे तो ये जो रिएक्शन है, हाँ, यही तो रिएक्शन है, ये उल्टा लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये जो क्या है, ये Ka2 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई Ka2 हो जाएगा, ये 1 बाई Ka2 हो जाएगा। हाँ, तो ये उसी तरीके से 1 बाई Ka1 हो जाएगा। हाँ, तो आ क्या जाएगा, KW बाई Ka2 KW बाई Ka1 आ जाएगा। हाँ ठीक है, अब इतना तो सुन ही लिए, थोड़ा सा और बात सुन लो मेरा। हाँ भैया सुनाओ। मैंने कहा कि Ka1 जो है वो बहुत बड़ा है किससे, Ka2 से। हाँ, तो Ka1 अगर यहाँ पे बहुत बड़ा है तो ये पूरी वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। हाँ भाई, तो ये वैल्यू पूरी बहुत छोटी हो जाएगी।
हाँ भैया, और K2 बहुत छोटा है तो ये वैल्यू पूरी बहुत बड़ी हो जाएगी, हाँ भैया बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ये इतना छोटा हो जाता है, हाँ इतना छोटा हो जाता है, हाँ सॉरी यहाँ पे मैंने H2 लिख दिया, सॉरी यहाँ पे H प्लस लेगा तो क्या बनेगा OH माइनस, हाँ OH माइनस, हाँ तो इतना छोटा हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है कि यहाँ पे जो OH माइनस निकलता है, जो OH जिससे हम pH कैलकुलेट करने वाले हैं, pH कैलकुलेट करने वाले हैं, हाँ या तो बोल सकते हैं POH कैलकुलेट करने वाले, वो जो OH माइनस का जो कंसंट्रेशन होता है बहुत कम होता है, इतना कम होता है हम इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, इतना कम होता है। और भी चीज सुनो, और किस लिए कम मान लेते हैं कि और क्यों नेग्लिजिबल मान लेते हैं, मैंने कहा जब इसका इसका इतना बड़ा हो जाता है, इसका के डब्ल्यू बाई के टू, इसका कांस्टेंट इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, इतना इसका जो के एच की वैल्यू आती है के डब्ल्यू बाई के टू आती है, हाँ, ये इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, इसके ऊपर ये कॉमन आयन इफेक्ट लगाने लगता है, ये जो OH माइनस है इसके ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा, और ये कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा तो ये इक्विलिब्रियम पीछे शिफ्ट होने लगेगा, और अगर जब ये इक्विलिब्रियम पीछे शिफ्ट होने लगेगा, इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो होता है वो बहुत कम होने लगता है, इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो इस इक्विलिब्रियम का बहुत कम होने लगेगा, और जब इतना कम होने लगेगा, इतना कम होने लगेगा, इसका कोई OH माइनस का कोई कंसंट्रेशन माना ही नहीं जाता, इतना कम हो जाता है। अच्छा ऐसा होता है, मैंने कहा हाँ ऐसा होता है। अब इसका OH माइनस का कंसंट्रेशन इतना कम हो जाता है तो हम इसको नेग्लिजिबल, इसको काट देते हैं, हम सिर्फ इसी से रिएक्शन सॉल्व करते हैं। हाँ तो हम याद करो जरा सा, अब देखो यहाँ पे OH माइनस है, OH माइनस का कंसंट्रेशन है, अब OH माइनस का कंसंट्रेशन निकालते थे, अब फिर से वहां पे जो pH, अब OH माइनस का जो कंसंट्रेशन आता था, हाँ वहां से हमें अगर H प्लस का निकालना है तो कैसे करते थे, KW बाई कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, हाँ जो पुट करते थे, जो वैल्यू आती थी, जो H प्लस का कंसंट्रेशन आता था वो क्या आता था, ये वो आता था KW इंटू KA बाई C करके कुछ आता था। अब बात ये रहती है कि यहाँ पे KA की जगह क्या है, यहाँ पे KA2 है तो यहाँ पे KA2 लग देते हैं, ये हमारा H प्लस का कंसंट्रेशन आता था। अब बात करें इसका pH अगर निकालना हो तो pH की जगह क्या लिखते थे, माइनस लॉग KW इंटू KW अंडर रूट KW इंटू KA2 बाई C, यही कुछ आ जाता था। आई थिंक क्लियर है। तो pH की वैल्यू हमारी यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। तो भैया यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टेप खा गए सॉल्व करने का, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें बता रखी है, डिटेल में मैंने बता रखा है, मैंने टाइम बहुत ज़्यादा खाया है पिछले लेक्चर में यही सब चीज़ें समझाने में, कैलकुलेशन कराने में भी, ठीक है ना। आई थिंक क्लियर है सब कुछ, इतना सब कुछ समझ में, हाँ मैंने क्या समझ में क्या, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भैया CO3 2 माइनस थे, अगर मान लो यहाँ पे 3 माइनस कुछ आ जाता, कुछ ऐसा एनायन आ जाता है जिसमें 3 माइनस होते, तो वहाँ पे क्या होता भैया, वहाँ पे अगर 3 माइनस होता तो भैया ऐसा हो सकता था कि वो 3 इक्विलिब्रियम बना शायद, जिसका शायद K1 K2 K3 और, मैंने कहा हाँ बात तो मतलब कि 3 इक्विलिब्रियम बना, तो मतलब कि अगर वो वीक एसिड से आ रहा है तो उसका वीक जो एसिड होगा उसका जो कांस्टेंट होगा K1 K2 K3 होगा, क्योंकि 3 फेस में टूटेगा, बात तो सही। तो वहाँ भी कुछ ऐसा सॉल्व होगा, मैंने कहा हाँ बस वहाँ पे जो सबसे छोटा होगा, जो सबसे बड़ा होता है नंबर K1 K2 K3 में सबसे बड़ा नंबर क्या है, मीन्स जो बड़ा नंबर मतलब कि ऐसा समझो K1 K2 K3 जो सबसे छोटा होता है ना K3 वही होता है। ये तो मैंने ट्रिक बताने का तरीका बताया, पर एक्सप्लेनेशन जो होता है वो मैंने बताया, ऐसे जो एक्सप्लेनेशन था ये था। चलो मैं फिर वही बता देता हूँ, इतना तुम नोट कर लो, ठीक है ना, इतना तुम नोट कर लो। H3PO4 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 ये सब जानते हो। मैंने ले लिया H3PO4 और NaOH दोनों को रिएक्ट कराया, बनाया गया है क्या, Na3PO4 बन गया। अब बात आती है H3PO4 है, एक बार अगर ये मान लो पानी में डालते हैं, अगर ये टूटता है पानी में तो फिर किस में टूटेगा, ये H2PO4 माइनस में टूटेगा, फिर से भैया ये टूटेगा किस में भैया, ये जो H2PO4 2 माइनस है भैया, सॉरी 2 माइनस हुआ ना, ये माइनस हुआ, माइनस है भैया, ये किस में टूटेगा HPO4 2 माइनस में, फिर से ये जो H2PO4 2 माइनस है भैया ये टूट जाएगा किसमें, HPO4 3 माइनस में, सॉरी PO4 3 माइनस टूट जाएगा। जब यहाँ पे देखोगे मान लो इसका K1 है, K2 है, K3 है, हाँ ये सब अब तुम्हें ये एसिड का है ना, बेक एसिड का K1 K2 K3 ये सब तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होंगे। तो मैंने जो ये एसिड है,
हाँ, जो H3PO4 एसिड है इसको मैंने रिएक्ट किया NaOH के साथ जो कि सॉल्ट बनाएगी। अभी फर्दर अगर मान लो पानी में जाएगा, पानी में टूटने में क्या बनाएगा, Na प्लस बनाएगा प्लस PO4 3 माइनस बनाएगा। अब फिर से ये इसका तो कोई हाइड्रोलिसिस होगा नहीं, पर जो होगा इसका होगा PO4 माइनस का। PO4 3 माइनस का जो हाइड्रोलिसिस होगा वो पानी के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनेगा, ये वो पानी के साथ रिएक्ट करने के बाद बनेगा HPO4 2 माइनस। फिर से जो HPO4 प्लस OH माइनस, HPO4 2 माइनस जो है वो फिर से पानी के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा, वो बनाएगा H2PO4 माइनस प्लस OH माइनस। फिर से वो जो ये है H2PO4 माइनस, ये फिर से पानी में रिएक्ट करने के बाद एक OH प्लस और एक H प्लस और लेगा, फिर बनेगा क्या, H3PO4 प्लस OH माइनस। अगर आप देखें इनका जो KH आती है, जो इन सब का जो KH आ रहा है, हाँ, अब वो KH किसके बराबर आएगा, जरा मुझे बता सकते हो? हाँ भी बता सकते हैं। मैंने कहा कि ये देखो किसके बराबर आएगा भैया, इनका जो KH आएगा हम जानते हैं ये एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है, वो KW बाई Ka आएगा। हाँ भैया, KW बाई Ka आएगा भैया, हाँ, KW बाई Ka। पर बात ये आती है कि K जो Ka है वो कौन सा होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे Ka1 Ka2 K3 है। मैंने कहा ये वाला रिएक्शन किसमें है भैया, ये जो है PO4 ये इसमें ये K3 है भैया, इसका 1 बाई K3 है भैया, तो यहाँ पे 1 बाई K3 हो जाएगा, हाँ ये 2 हो जाएगा, उसी तरह ये 1 हो जाएगा। अब देखोगे उसी तरीके से यहाँ भी भैया हमें जैसे पता है भैया जो K1 है भैया, इस रिएक्शन में K1 बहुत ज्यादा, फिर उसके बाद ये कम हो जाता है, फिर इसके बाद बहुत और कम हो जाता है, K2 फिर K3। अब देखोगे उसी तरीके से जब K3 अगर सबसे छोटा है तो K3 सबसे छोटा है, ये वैल्यू सबसे बड़ी हो जाती है। अगर ये वैल्यू सबसे बड़ी हो जाती है, ये सब पे क्या कॉमन इफेक्ट लगाएगी, कॉमन इफेक्ट लगाएगा तो ये सब पीछे जाने लगेंगे, हाँ ये सब पीछे जाने लगेंगे। अगर ये सब पीछे जाने लगेंगे तो इनकी वैल्यू पूरी खत्म हो जाएगी, इनका जो OH माइनस का जो कंसंट्रेशन वो बहुत कम हो जाएगा, तो ये पूरे नेग्लिजिबल हो जाते हैं। आगे फिर से अगर हम इनका पीएच कैलकुलेट करें, देखें जो पीएच आता है, जो H प्लस आता है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा किसके बराबर, वो आ जाएगा KW इंटू Ka3 बाई C अंडर रूट के। अगर हम इसको पीएच वाले इनपुट करते हैं माइनस लॉग पूरा ये, आई थिंक क्लियर हो। तो पॉलीलाइन का देख लिया भैया, हाँ, केस जिसमें -2 चार्ज हो, जिसमें -3 चार्ज हो, आई थिंक ये सब विजिबल मींस आपको दिख गया, समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, आसान तभी लगा होगा जब आपने पिछला लेक्चर देखा होगा। केस नंबर 5 खत्म हुआ, केस नंबर 6 पे आते हैं, जो कि केस नंबर और 6 लास्ट केस बनता है एम्फीप्रोटिक का। जैसे कि हमने देखा कि कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो कि एम्फीप्रोटिक आयंस का, नहीं एनायन ना, आयंस, हाँ एम्फीप्रोटिक एनायंस, कुछ ये एम्फीप्रोटिक एनायंस अब क्या होते हैं मैं बताता हूँ। एम्फीप्रोटिक मतलब क्या होता है, एम्फीप्रोटिक मतलब कि जो एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर दोनों से कर सकते हैं ना, कुछ ऐसे ही होता है। मैंने कहा ये लिखो, तो मैं फिर समझा रहा हूँ। क्लियर हो गया, लिख लिया आप लोग? अब देखो भाई साहब, ये सारी चीजें पिछले क्लास से रिलेटेड है, ठीक है ना, पिछले क्लास से रिलेटेड है सब कुछ। केस नंबर 6 लाइन लास्ट, क्या कहते हैं, ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एम्फीप्रोटिक हो जाए ना, एक बार देख ले, चेक कर ले, एम्फीप्रोटिक आयन, गजब हर्षित एनायन। हाँ, अब ये क्या होता है, मैंने कहा कि जिस तरीके से तुम जानते हो NaHCO3, मैंने कहा ये एक सॉल्ट है, हाँ ये सॉल्ट है, मैंने कहा इसको पानी में डालो, ठीक है भैया हम इसको पानी में डालते हैं। हालांकि ये जो सॉल्ट आया है मैं बता चुका हूँ, ये जो सॉल्ट आया है किससे आया है भैया, ये NaOH बेस से स्ट्रॉन्ग बेस मिला है, और बिक एसिड कार्बनिक एसिड जो कि होता है H2CO3, इसको मिला के, दोनों को मिला के ये सब सॉल्ट बना है। अब इस सॉल्ट को अगर पानी में डालेंगे तो किसमें किसमें टूट जाएगा भैया, तो पहले NaHCO3 एक्वस में टूटेगा, वो फिर फर्दर टूट जाएगा किसमें भैया, Na प्लस CO3
HCO3, HCO3 माइनस में टूट जाएगा, HCO3 माइनस टूट जाएगा। आई थिंक क्लियर हुआ है, HCO3 माइनस टूट जाएगा। अब मेरी बात सुनो बाबू, मेरी बात सुनो, एक बार वीडियो चेक कर लो। 30 मिनट हो गए। मैंने कहा देखो मेरी बात सुनो, कैसे बताऊं तुम्हें? मैंने कहा कि NaHCO3 था, हाँ। इसके पहले केस में Na2CO3 था, हाँ भैया Na2CO3 था। Na2 जब CO3 था वो किस में टूट जाता था? Na प्लस CO3 माइनस CO3 2 माइनस टूट जाता था। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे HCO3 माइनस हो गया, कुछ ऐसा है यहाँ पे भी देखो H रह गया है, हाँ ये बात सही, यहाँ पे H रह गया। या ऐसा समझ सकते हो कि NaHCO3 जो भी ये सॉल्ट है, मैंने सॉल्ट लिया, सिंपल सी है, ये सॉल्ट लिया, उसको तो उसको पानी में डाला, पानी में डालने के बाद इसमें टूट, ठीक है। मैंने कहा ये जो HCO3 माइनस है, हाँ ये एक एनायन तो है, हाँ एनायन है, पर आप केस बता रहे हो ये एम्फीप्रोटिक का, हमने कहा हाँ एम्फीप्रोटिक का। ये एम्फीप्रोटिक क्या होता है? मैंने कहा जो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर दोनों शो करते हैं। अच्छा एसिडिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर दोनों शो करते हैं? मैंने कहा हाँ। तो भैया अगर एसिडिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर दोनों शो करेगा, हाँ, तो मतलब कि एसिडिक कैरेक्टर के लिए H+ देगा और बेसिक कैरेक्टर के लिए तो H+ लेगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, एसिडिक कैरेक्टर के लिए H+ देगा और बेसिक कैरेक्टर के लिए H+ लेगा। अगर ये H+ देगा, H+ दिया, H+ निकाल दिया, तो कितना क्या बन जाएगा? CO3 2 माइनस बन जाएगा। पर उसी जगह से अगर इसने H+ लिया तो क्या बन जाएगा? H2CO3 बन जाएगा। बात तो सही है भैया, H2CO3 बन जाएगा। पर इनका कांस्टेंट क्या होगा? मतलब यहाँ से जब यहाँ पे जाएगा कुछ कांस्टेंट होगा ना भैया, तो यहाँ से यहाँ पे जाएगा कुछ कांस्टेंट होगा। हालांकि ये इक्विलिब्रियम क्रिएट नहीं कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं ये जो एसिड आया है H2CO3, हाँ ये पहले टूटेगा, हाँ ये पहले टूटेगा, क्या बनाएगा? HCO3 माइनस बनाएगा, हाँ फिर फर्दर क्या बनेगा? HCO3 जो माइनस है वो फिर से टूट जाएगा किसमें? CO3 2 माइनस में। हाँ। मैंने कहा कि अगर इसका K1 है, इसका K2 है, हाँ, तुम ये डायरेक्टली ये बताओ कौन सा K इन्वॉल्व है इस केस में? इस केस में कौन सा K इन्वॉल्व है? इस केस में कौन सा K इन्वॉल्व है? जब उसने H+ को दिया भैया, वो CO3 और H ये है ना, इसमें K2 है। मैंने कहा इसमें K2 है, हाँ भैया। मैंने कहा इस केस में बताओ तो भैया, इस केस में HCO3 और H2CO3 भैया, इस केस में K1 है। मैंने कहा K1 बस। अगर मैं डायरेक्टली बहुत ज़्यादा डेरिवेशन होता है, कोई मतलब नहीं उनका, क्योंकि कोई ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है जो इनका जो डेरिवेशन है मैंने सबका कराया है, क्योंकि उन सबके क्वेश्चन बन नहीं, तो उनको सब मुझे अच्छे से समझाना है। पर इनमें जो क्या है डेरिवेशन कुछ है नहीं, तो अगर इसका तुम H+ निकालोगे, हाँ भी H+ निकालोगे, तो पता है वो क्या आ जाएगा? हाँ डायरेक्टली लिख लो, वो √K1 इंटू K2 आ जाता है, डायरेक्टली √K1 इंटू K2 आ जाएगा। बस यही केस था एम्फीप्रोटिक का, कि वो H+ दे भी सकता है, निकाल भी सकता है, दे भी सकता है, ले भी सकता है, ऐसा समझ सकते हैं। तो भैया पीएच क्या होगा? मैंने कहा पीएच जो होगा वो माइनस लॉग √K1 प्लस K इंटू K2 हो जाएगा। हाँ। अगर देखो इसको पीके के वैल्यू में लिखो ना, तो क्या हो जाएगा पता है? पीके के वैल्यू में लिखोगे तो जो पीएच हो जाएगा वो देखो, पीके के वैल्यू में लिखना मैंने सिखाया है, तो ये क्या हो जाएगा? ये जो अंडर रूट है वो हाफ बाहर आ जाएगा, हाँ, प्लस में ये log K1 प्लस log K2 हो जाएगा, हाँ, तो log K1 PK हो जाएगा, log K2 PK2 हो जाएगा, हाँ भाई। तो ये क्या हो जाएगा? PKA1 प्लस PK2 अपॉन में 2, क्योंकि हाफ था ना, हाफ 2 हो गया, तो ये कुछ आ जाएगा, पीएच आ जाएगा। मैंने कहा दोनों फॉर्मूले तुम याद कर सकते हो, दोनों फॉर्मूले याद कर सकते हो, या दोनों फॉर्मूले माइंड में रिवाइंड कर सकते हो, क्योंकि आता है, बहुत आसान है सब कुछ ना। हालांकि ये तुम्हें याद करना है, K1 इंटू K2। तो मैंने कहा एम्पलीट्यूड आसान हुआ, समझ में आया? हाँ। कुछ केसेस और करा दो, तुम्हें कुछ क्वेश्चन और करा दो। हालांकि तुम और भी कुछ देख रहे होगे, तो यहाँ का जो पीएच है, यहाँ का जो H+ कंसंट्रेट जो H+ है वो किसी भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब कि यहाँ पे कोई C की वैल्यू नहीं है, कोई C नहीं है, तो किसी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आई थिंक क्लियर हुआ। एंड
AH2PO4, वो भी लेके कर सकते हैं, वो भी बना लेगा। अगर मैं एक और कराऊँ एग्जाम्पल, NaH2PO4, बेसिकली ये S3PO4 का एग्जाम्पल है। मैं S3 जो PO4 है, जो एसिड होता है, बिग एसिड, वो मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट साथ, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा तो ये बना सॉल्ट। हाँ, ये फर्दर जब टूटेगा, ये जब पानी में जाने के बाद जब पानी में डालोगे इसको, ये फर्दर टूटेगा किसमें, Na प्लस में, प्लस प्लस H2PO4 में। हाँ, उसमें टूट जाएगा। हाँ, अब ये H2PO4 माइनस टूटेगा तो जो H2PO4 जो माइनस होगा, ये फर्दरली ले भी सकता है, दे भी सकता है। अगर इसने H प्लस को लिया, अगर इसने H प्लस को मान लो दिया, निकाल दिया इसने, हाँ निकाल दिया, तो ये H3PO4 बन जाएगा। हाँ, अगर इसने, सॉरी, अगर इसने निकाल दिया तो ये HPO4 बन जाएगा ना, क्योंकि H2 था। हाँ, तो H2 था, HPO4 बन जाएगा। HPO4 बन जाएगा ना। कुछ गलती मैंने की है क्या? इधर सब दिखते नहीं सारा। हाँ, H2PO4, H2PO4 H2PO4 माइनस HPPO4 H प्लस लेगा। हाँ ठीक है सर, मैंने कुछ गलती, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है गलती की मैंने। H2PO4 H2 H2PO4 माइनस था, मगर वो सही था। HPO4 टू माइनस, अगर H प्लस तो निकाल रहा है। हाँ तो निकाल तो रहा है। हाँ, माइनस टू माइनस हो जाएगा, ये निकालना नहीं है, निकाला ना। H2PO4 टू माइनस, अगर उसने लिया, सॉरी गाइस, सॉरी, अगर उसने लिया S3PO4 बन जाएगा। वो मैं माइनस चार्ज में कंफ्यूज हो गया था, कभी कभी होता है ना, सामने सब कुछ लिखा हो। सॉरी गाइस, मैं माइनस चार्ज में कंफ्यूज हो गया, तो आप सही है, ठीक है। हाँ, तो अगर इसने लिया तो ये लिया। अब बात आती है कौन से के की वैल्यू इस पे हुआ है, कौन सी के की वैल्यू है। मैंने कहा कि अगर एग्जांपल किसका है, ये एग्जांपल है S3PO4 का। हाँ, अगर ये टूटेगा तो किसमें टूटेगा, ये H2PO4 माइनस टूटेगा। फिर ये फर्दर किसमें टूटेगा, ये फर्दर H2PO4 जो माइनस है, ये किसमें टूटेगा, HPO4 टू माइनस में। फिर से जो HPO4 टू माइनस है, ये किसमें टूटेगा, ये टूटेगा PO4 थ्री माइनस में। अगर इसका K3 है, इसका K2 है, इसका K1 है, तो देखो ये कौन सा रिएक्शन इसमें है, इक्विलिब्रियम नहीं, कौन सा के इन्वॉल्व है इसमें, H2PO4 और HPO4, ये है ना K2, इसमें K2 इन्वॉल्व है, और इसमें इसमें K1 इन्वॉल्व है, Ka1 इन्वॉल्व है। तो फिर से इसका जो H प्लस होगा, कंसंट्रेशन होगा, वो अंडर रूट Ka1 इंटू Ka2 हो जाएगा। तो यहाँ से पीएच की वैल्यू वही सेम आ जाएगी। फिर से pKa प्लस pK2 अब बाई 2 आ जाएगा, क्या कंसंट्रेशन, ओ सॉरी पीएच की वैल्यू आ जाएगी। आई थिंक ये थोड़ा सा नोट कर लो यार। अगर मैं आपको और दूं, तुम्हें अगर एक और लिखवा दूं इसी का एक्सटेंशन केस, इतना एक्सटेंड कर ही रहे हैं तो एक बार और करते हैं। सोडियम इस बार एक था ना, इस बार दो ले लो। H को एक कर दे रहे हैं, इसको ले लो, इसको ले लो, मैंने कहा। अब बताओ, बताओ। पहली बात तो भैया, पानी में जाएगा। हाँ जाएगा पानी में। अच्छा तुम कर लेना है, बहुत आसान है। फिर पानी में जाएगा, फिर टूटेगा इसमें Na प्लस में, प्लस HPO4 टू माइनस में टूटेगा, HPO4 टू माइनस में टूटेगा। अब वो फिर से अगर H प्लस देगा तो वो, अगर H प्लस देगा तो वो PO4 थ्री माइनस में हो जाएगा। हाँ, और अगर मान लो इसने H प्लस लिया तो ये H2PO4
माइनस टू माइनस माइनस में टूट जाएगा, सॉरी 2 माइनस में टूट जाएगा। और फिर से इन्वॉल्व कौन सा हो जाएगा, K1 K2 K3 में कौन सा इन्वॉल्व होगा, इसमें K2 इधर इन्वॉल्व होगा, K3 उधर इन्वॉल्व होगा। तो फिर से जो H का कंसंट्रेशन आएगा वो K2 इंटू K3 आ जाएगा, तो K2 इंटू K3 आ जाएगा। तो फिर से जो pH की वैल्यू आ जाएगी वो क्या, माइनस लॉग अंडर रूट K2 इंटू K3। तो अगर pH की वैल्यू और क्या हो सकती है, pK के टर्म में pK2 प्लस pK3/2 हो जाएगी। आई थिंक क्लियर। फिर से लिख लेना सब कुछ अच्छे से। ओ भाई साहब समझ आया? करा दो कि समझ में आया? अरे यार वही तो था, H3PO4। फिर से इसको तोड़ो, फिर से एक में टूटेगा, फिर 2 में टूटेगा, 3 में टूटेगा। तो K1 K2 K3 में इन्वॉल्व होगा, K3 इन्वॉल्व होगा। फिर से जब तोड़ोगे अगर Na प्लस में टूट जाएगा, प्लस 2 माइनस में टूट जाएगा, 2 माइनस में। तो HPO4 2 माइनस, अगर मान लो इसने लिया तो ये H2, अगर इसने लिया H प्लस तो H2PO4 अगर इसने लिया माइनस में हो जाएगा। और अगर इसने दिया, अगर इसने लिया, अगर इसने दिया PO4 2 माइनस में हो जाएगा, 3 माइनस में हो जाएगा। तो 3 माइनस का केस ये K3 आ जाएगा, ये केस आ जाएगा K2 का, ठीक है। अंडर रूट K2 इंटू Ka3। आसान है सब कुछ, कर लेना भाई, कर लेना कर लेना कर लेना, ठीक है ना। तो ये समझ में तुम्हें डिटेल में मैंने कहा तो बस इतना ही है। अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, अच्छे से डिटेल में सॉल्व हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्या, अब हम पढ़ेंगे बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन को नेक्स्ट चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे, बेसिक्स लेके एडवांस में पढ़ेंगे, हर चीज डिटेल में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई साहब, इसलिए वीडियो को एक्सटेंड नहीं कर पाया।